हाँ जी, नमस्कार सभी का। एनसीईआरटी हिस्ट्री के डे 13 लेक्चर 1 में हिस्ट्री शुरू करनी है और उसमें दो चैप्टर हमने पढ़ने हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स और दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इस तरीके से हम सारी एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि हम एक फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें। तो 100% डिटेलिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे राजाओं के बारे और सारी चीज़ों के बारे, क्योंकि मेन्स के अकॉर्डिंग एस्पेक्ट्स जो हैं और थोड़ी सी और डिटेलिंग जो हमने ऐड करनी है हर टॉपिक की, वो जब एंशियंट हिस्ट्री एज अलग सब्जेक्ट करेंगे, फिर मिडिवल हिस्ट्री एज अलग सब्जेक्ट, और फिर मॉडर्न और वर्ल्ड वो अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे भी आएंगे। ठीक है, तो हम वहां पे ज्यादा डिटेलिंग से काम करेंगे, पर यहाँ पे एक शुरुआत है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है सी अक्सर स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हिस्ट्री याद करनी बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगती है, पर इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, सी आप अकेले नहीं हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स को हिस्ट्री जो बार बार रिवीजन मांगता है, तो इसे जब तक आप बार बार नहीं पढ़ोगे ये एक्चुअली आपके माइंड में स्टिक नहीं करेगी और आपको पढ़नी अपने आप मुश्किल लगेगी। तो इन लेक्चर्स को आप जितनी बारी देख सकते हो, उसके बाद जितनी भी नोट्स हैं, चाहे उसके बाद आप एनसीईआरटी से चाहे नोट्स पढ़ रहे हो, जहाँ हमारी एनसीईआरटी जिससे पढ़ रहे हो, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसे बार बार जब रीड करोगे, हर लाइन हर वर्ड जो भी यहाँ पे क्लास में बताया जा रहा है, धीरे धीरे ये स्टोरी आपके माइंड में बिल्डअप होनी शुरू होगी। वो स्टोरी जब आपके माइंड में बिल्डअप होगी तो अपने आप हिस्ट्री तब याद होने लगेगी। और इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि हर साल क्वेश्चन एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री से खासकर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इन्हें खासकर छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री हम पढ़ते ही कैसे हैं? देखो, हिस्ट्री के दो सोर्सेज होते हैं। या तो आपके लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी का मतलब जो भी हैंड रिटन है, पुराने जमाने में या आज भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही होते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब है एक तरह से मैनुअल स्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी गई चीजें। ठीक है, तो आपके लिटरेरी सोर्सेज में मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत बड़ा सोर्स थे। ठीक है, हम जो भी चीजें लिखी गई हैं उन्हें बार बार हम जब पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उनके अंदर के फैक्ट्स को समझते हैं, तो अपने आप हमें उस टाइम, उस पीरियड को कंस्ट्रक्ट करने में, या उस टाइम पे क्या हो रहा था पॉलिटी में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, वो सारी चीजें बनाने में हेल्प मिलती है। दूसरी साइड पे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, ये बेसिकली लिखे कैसे जाते थे? देखो, पेपर की इन्वेंशन बहुत लेट हुई है, पर पेपर जैसा एक मटेरियल बना लिया जाता था। आपका एक पेड़ है बिर्च का, बिर्च ट्री, इसके जो बार्क होता है, जो आपके पेड़ के आसपास जो उखाड़ के उसके जो मेन ट्रंक है, वहां से जो उसका मटेरियल आसपास जो ब्राउन ब्राउन कवरिंग है, वो सारी उतार के, उसका बार्क उतार कर लिया जाता था। ठीक है, उसके ऊपर आपके लिख के ये सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। देखो, बहुत सारे आपके लिटरेरी रिकॉर्ड्स के कभी हमें ओरिजिनल वर्जन नहीं मिले, उसका भी कारण यही है क्योंकि ये सारी चीजें ऑर्गेनिक थी। तो धीरे धीरे जब हमने इन्हें संभाल के नहीं रखा, तो ये धीरे धीरे मिट्टी में मिल गई और खत्म हो गई हैं ये। ठीक है, तो जैसे रामायण महाभारत जैसी चीजें हैं, उनके भी कभी ओरिजिनल जो टेक्स्ट लिखे गए थे वो हमें कभी नहीं मिले हैं। वो आगे फर्दर जैसे जैसे जिन सालों में और लोगों ने कॉपी, क्योंकि उस जमाने में किसी ने भी अपनी कॉपी रखनी होती थी, उसका सबसे बेस्ट सोर्स होता था ओरिजिनल किताब उठाई, उसे पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मटेरियल लिखने के लिए होते थे, उन्होंने वो सारा पढ़ा, उसके बाद उन्होंने अपना लिखना शुरू किया। ठीक है, तो इस कारण जब आप ऐसे खुद लिख रहे हो तो बहुत सारी लाइंस, ये सारी चीजें हम ये मान के चलते होते हैं हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा जो ओरिजिनल कंटेक्स्ट था उससे थोड़ा सा तो चीजें बदली होंगी, क्योंकि हर पर्सन अपने मुताबिक वर्डिंग्स चूज करता है। आप भी आज कोई किताब पढ़ के लिखने लगोगे, आपकी वर्डिंग कुछ ना कुछ थोड़ी सी अलग होगी, आप कोशिश करोगे और उसे बेटर कर सको, तो वो कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। अब देखो, जो हिस्ट्री होती है, लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात करूं, इसके अंदर दो टाइप के सोर्सेज हम कहते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और आपके सेकेंडरी सोर्सेस। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो, प्राइमरी सोर्सेस का मतलब होता है जो जिस टाइम पे अक्कर हो रहा है ना, उसी टाइम पे आंखों देखी चीज लिखी गई है। जैसे आज के टाइम पे आप और मैं दोनों जिंदा हैं, आज के टाइम पे लेट्स सपोज आप, अब इससे पहले जैसे कोविड टाइम पे भी रहा है, कोविड टाइम पे लेट्स सपोज आपने एक डायरी लिखी थी, कोविड में क्या हो रहा था आपके देश में, दुनिया भर में सरकारों का क्या रिस्पॉन्स था, सोसाइटी में कैसे रिएक्शंस थे, हर चीज आपने रिकॉर्ड की। आपने बेसिकली जो चीज लिखी होगी ना, एक तो जो चीज
आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, देख रहे होगे, आपने वो चीजें लिखी होंगी, फील हो रही थी, हेल्पलेसनेस महसूस हो रही थी, वो सारी चीजें भी आपने कहीं ना कहीं टेक्स्ट में उतार दी होगी। ठीक है, ये है आंखों देखा बयान, जो आपने देखा आपने वो लिख दिया। सेकेंडरी सोर्स होता है कि देखो आज से जो आपने मतलब वो डायरी लिख दी थी, वो डायरी किसी और को आज से 500 साल बाद मिलती है। अब वो पर्सन ने तो नहीं कोविड को लाइव देखा होगा, पर आपका अकाउंट और ऐसे और लोगों का अकाउंट उसने पढ़ना शुरू किया होगा, और उसके बाद उसने पढ़ के एक क्रक्स निकाला होगा कि उस टाइम पे हुआ क्या था। ठीक है, सरकारों के पॉजिटिव रिएक्शन कहाँ रहे, सरकारों के नेगेटिव रिएक्शन कहाँ पे रहे, लोगों का क्या था। उसने एक अकाउंट तैयार किया है बेस्ड ऑन अदर्स अकाउंट, किसी और के लिखे हुए से उसने अपना अकाउंट तैयार किया, क्योंकि वो उस टाइम पे नहीं था। ऐसे अकाउंट्स को कहते हैं सेकेंडरी, जो उस पीरियड से बहुत बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, तो जैसे आपका एक राइटर बहुत फेमस है, कल्हाना। कल्हाना कौन था बेसिकली, इसने ना आपकी कश्मीर की पूरी हिस्ट्री ट्रेस करके, सारी कौन राजा पहले था कौन बाद में था, पूरी कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है। तो ये कश्मीर की हिस्ट्री का बहुत ही फेमस राइटर है कल्हाना, कि कैसे उसने पूरी हिस्ट्री टाकी, पर वो सारे राजाओं के टाइम जिंदा थोड़ी था, पर उसने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को स्टडी कर करके कश्मीर का एक पूरा अकाउंट बनाया कि हाँ किस तरीके से किस कैसे कैसे इंपायर बदलते गए हैं, कैसे कैसे राजे बदलते गए हैं, वो सब कुछ। अब दूसरी साइड पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है जो भी चीजें उन्होंने बनाई थी, हम एक तरह से मटेरियल की स्टडी करते हैं या जो उनके ऊपर लिखा हुआ है। जैसे पुराने जमाने में कई आपकी कॉपर प्लेट्स के कुछ ना कुछ राजे लिखवाते होते थे, ये स्पेशल इनॉग्रेशन या कोई स्पेशल कमेमोरेशन की चीजें होती थी जो कॉपर की प्लेटों के ऊपर लिखी जाती थी। पर ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये चीजें महंगी बनती हैं, ये एक्सपेंसिव है। अब यही फर्क है लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, ये चीजें ना महंगी हैं, ये चीजें इतनी महंगी नहीं है, तो इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें मनगढ़ंत भी लिख दी जाती थी। कई बार राजा एक बैटल हार के आया, पर जो उसके कोर्ट में जितने राइटर्स बैठे होते थे राजा को खुश करने के लिए, वो अपनी राइटिंग्स में यही दिखाते थे कि हाँ राजा जीतता है, किसी ना किसी तरीके से एंगल से ये दिखाते थे कि हाँ राजा जीतता ही है। बल्कि सारे सोर्सेज उसके खिलाफ है कि राजा एक्चुअली नहीं जीता था। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें पैसे पे डिपेंड करती है, ये लिख रहे हैं लोग, जैसा पैसा पे होगा वैसा। दूसरी साइड पे ये क्योंकि महंगी चीजें हैं और क्योंकि पब्लिक डिस्प्ले में होंगी, तो लोग अपने राजा को बोलेंगे नहीं कि ये बंदा तो बिल्कुल ही फ्रॉड है। ठीक है, लिखवा कुछ रहा है, हुआ कुछ है। इस कारण ये महंगे होने के कारण सबसे पहले तो सिर्फ राजे ही इन्हें लिखवा पाते थे, कोई आम राइटर नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि ये पब्लिक डिस्प्ले पे होंगी ज्यादातर चीजें इनमें से, तो उसके ऊपर झूठ बोलना थोड़ा सा कम मुश्किल है। ठीक है, सॉरी, ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो कम बोला जा सकता है, मैंने ये कहना था। तो ये सारी चीजें। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे कि आपके एग्जांपल दूं, अशोका के बारे हमें बहुत डिटेल में चीजें पता चलते हैं, क्योंकि अशोका ने क्या किया, इंडिया के अलग अलग जगहों पे आपके रॉक पिलर्स लगवा दिए हैं। इन पिलर्स के ऊपर अशोका करना क्या चाहता था, अशोका अपनी प्रजा के साथ कनेक्ट करना चाहता था, तो अशोका ने इंडिया में जगह जगह पर पिलर्स लगवाए हैं। उन पिलर्स के ऊपर एक तो बहुत ही बेमिसाल आर्किटेक्चर करवाया गया है। ठीक है, उसके अलावा आपके उसके ऊपर राइटिंग्स लिखी हुई हैं, उन राइटिंग्स में वो क्या अपनी प्रजा से बात करना चाहता है वैसी सारी चीजें लिखी, तो हमें पता चलता है कि अशोका की सोच क्या थी, अशोका क्या प्रजा के साथ किन चीजों पे कनेक्ट करना चाहता था, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा कॉइनेज, देखो कॉइनेज दो चीजों के हमारे सोर्स बनते हैं, ये इसका भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो कॉइन, अगर लेट्स वो गोल्ड कॉइन है, वो कितनी प्योरिटी का बना हुआ है। देखो अगर मैं लिखवा रहा हूं अपने सोर्सेज में कि मेरा एम्पायर बहुत ही ज्यादा अमीर है, पर वहीं पे मेरे एम्पायर के सिक्के मिलते हैं और उस सिक्कों में पता चलता है कि मैं तो बहुत ही घटिया क्वालिटी के सिक्के यूज कर रहा था, तो मेरा एम्पायर अमीर नहीं होगा एक्चुअल सेंस में। क्योंकि अगर मेरा एम्पायर अमीर होता ना, तो मैं दिखाने के लिए प्योरेस्ट सिक्कों का भी यूज करवाना शुरू करता, क्योंकि मेरे पास सोना इतना होता, तो मैं सोना कॉइन्स के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करवाता। इंडिया के अंदर जो जो राजे अमीर रहे हैं ना,
उनके सोने के सिक्कों की जो क्वालिटी है बेमिसाल, ठीक है। जैसे अर्ली गुप्ता पीरियड जो था, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स अगले लेके आए, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए उन्होंने। वहीं पे जब गुप्तास के जो लेटर रूलर थे, जैसे बाद में आपके कंपेयर करूं, गुप्तास के जो बाद के राजे थे वो इतने ज्यादा गरीब भी हो गए थे कि उनके पास सोना चांदी के सिक्के बनवाने के लिए भी कुछ सोर्स नहीं था। वो लोहे के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उसकी पोटलियों में ट्रांजैक्शंस करवाते थे। तो इस तरीके से मतलब अमीर और गरीब इन सारी चीजों का पता चलता है। दूसरा, इन कॉइन्स के ऊपर भी कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन, कोई ना कोई चीज बनी होती थी जिससे पता चलता था वो कौन से रिलीजन, कौन से गॉड इन चीजों में विश्वास करते हैं। उसके बाद राजा कई बार अपनी कोई मूर्तियां बनवाता था। जैसे गुप्तास की बात कर रहे थे, समुद्रगुप्त ने अपनी कॉइन के ऊपर वीणा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वो बजाते हुए कि उसने तस्वीर बनवाई हुई है। तो उससे पता चलता है कि एक तो उसे म्यूजिक, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शन, ठीक है। अब तीसरी चीज है, और हाँ, कॉइन से एक और चीज, कॉइन देखो दुनिया में अगर कहाँ कहाँ पे कॉइन मिलते हैं, इससे पता चलता है कि उनके ट्रेड रिलेशंस कहाँ कहाँ तक थे, ठीक है। क्योंकि उस जमाने में सोने के सिक्के सारी दुनिया में चलते थे जिसके मर्जी हो। अगर आपका कोई यहाँ इंडिया से ओरिजिनेटेड सिक्का जाके ग्रीस में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर्स वहां पे जाते होंगे, वहां से यहाँ आते होंगे, तो ये इसीलिए सिक्के एक्सचेंज हो रहे थे, ठीक है। तो इसका ट्रेड से भी पता चलता है। इसके अलावा मटेरियल यूज देखो, जब भी आपके किले बनाए जा रहे हैं, फोर्ट बनाए जा रहे हैं, कुछ भी बनाए जा रहे हैं, कौन सा पत्थर वो यूज कर रहे हैं, कौन सी कारीगरी, तो इससे पता चलता है कि सबसे पहले तो वो सोर्स कहाँ कर रहे थे। क्या वो पत्थर आसपास कहीं से लिया गया है या दूर कहीं से मंगाया गया? अगर वो आसपास नहीं मिलता तो वो कहीं दूर से मंगाया गया होगा। उसके बाद किस तरीके से उन्होंने बनाया है, ये सारी चीजों की जो कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीजों के एस्पेक्ट से हम पता लगा सकते हैं, हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ज्यादा रिलायबल आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को माना जाता है, क्योंकि एक चीज है कि इंडियंस के लिए एक चीज ना बोली जाती है कि इंडियंस को ना ट्रेडिशनली हिस्ट्री का कोई शौक नहीं रहा। हम अकाउंटिंग करते हैं, मतलब ये अकाउंट्स रखते थे, पर इन्हें कभी हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से नहीं लिखा जाता था। ये जो लिखी भी गई हैं चीजें, इन्हें हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से, कि हिस्ट्री स्टोर करने के लिए, इवेंट्स मार्क करने के लिए नहीं ये चीजें लिखी जाती थी। हमारे रिलीजन की किताबों के अंदर या जो वेद पुराण हैं उन्हीं के अंदर ही बीच में कहीं ये चीजें मेंशन्ड है। पर उसके साथ क्या होता है, जब बीच में रिलीजन मिक्स हो जाता है ना, तो हिस्ट्री के प्योर फैक्ट्स नहीं रहते। बहुत सारी चीजें बीच में अननेसेसरी मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि किसी राजा को भगवान ने दर्शन दिए, ठीक है, उसे ये बताया, उसे तो एक्चुअली थोड़ी हुआ होगा। पर वो चीज जब ऐसे हिस्ट्री को ब्लर कर देती है, इसलिए हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा काउंट करते हैं कि हमें एक्चुअली मिल क्या रहा है। क्योंकि इंडिया की एंशियंट मिडीवियल टाइम तक आते आते रिकॉर्ड रखने लग गए थे, पर एंशियंट टाइम पे रिकॉर्ड इसी तरीके से ज्यादा हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे पहली जो एज है वो है हंटर्स और गैदरर्स। देखो इनके बारे में सबसे पहले हमें पता ही कैसे चला, मैं यही बता दूं। हंटर्स और गैदरर्स ना पहले के टाइम में आपके केव्स के अंदर ही रुकते रहे हैं। देखो इन्होंने राइटिंग्स कुछ नहीं लिखी, इस टाइम तो लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, तो राइटिंग्स तो क्या होंगी। पर जब ये गुफाओं में रुकते थे, जब भी बारिश होती या कोई ऐसा टाइम होता है जब ये हंटिंग पे नहीं जाते, कोई ना कोई लेजर एक्टिविटी चाहिए, पास टाइम के लिए कुछ चाहिए, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, जो गुफाओं की दीवारें हैं ना, उसके ऊपर ये प्लास्टर करते थे, और उसके ऊपर ये जो भी दिन में करते थे ना, उसके ऊपर इन्होंने स्टिक फिगर्स बनानी शुरू की। जैसे कि अगर ये सीन मैंने यहाँ में दीवारों में, ये तो हमने बाद में पेंटिंग्स बनाई हैं, ये इनकी नहीं है, इन्होंने यही सीन को स्टिक फिगर्स के तौर पे ऐसे ड्रॉ करके रखा होगा। यहाँ पे ऐसे भाला पकड़ा हुआ है, ठीक है, किसी ने ऐसे तीर कमान पकड़े हुए हैं। ऐसी चीजें हमें भीम भेट का, इंडिया में बहुत ही फेमस केव है, ऐसी बहुत सारी कुरनूल की केव्स होगी, भीम भेट का होगी, ऐसी जो केव्स हैं वहां पे बहुत जगहों पे हमें ऐसे पेंटिंग्स मिली हैं दीवारों पे। बस इसमें इशू क्या है, क्योंकि इन्होंने हर बार पेंट करना होता था, एक नई प्लास्टर की लेयर कर देते थे, तो जो नीचे दब चुकी है ना लेयर, अब उसे निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। जितनी बस वो टूटी टूटी हुई है, उसके अंदर से जितना को दिख जाता है वो दिख जाता है, पर बाकी अंदर उन्होंने उससे पहले जितनी ड्राइंग्स बनाई होंगी, वो सारे के सारे हमें और ज्यादा इनके बारे में डिटेलिंग दे सकता है। पर वही बात है, हम पुरानियों को ढूंढने के लिए नए को तोड़ नहीं सकते। इस कारण ये सारी एक के ऊपर एक लेयर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है ऑब्वियसली।
मैंने तो बहुत थिक बनाई है, एक बस पतली सी लेयर बनानी है और उसके ऊपर ड्राइंग शुरू कर लेते थे। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने अपनी सारी सेरेमनीज, हंटिंग सीन, ऐसे सारी चीजें बनाई हैं। तो कहीं ना कहीं डांस प्रैक्टिसेस फायर के आसपास, फिर हंटिंग बड़े जानवरों की, ऐसे ये सारे सीन इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है हंटर्स एंड गैदरर्स बारे। देखो इनकी जो पूरी डिटेलिंग है हंटर्स एंड गैदरर्स की, इसे हम अलग अलग एजेस में, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, ये सारी एजेस को हम अलग अलग मेन हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे जब हम एंशियंट हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ एक बेस कवर करना है कि हंटर्स एंड गैदरर्स कौन थे और क्या करते थे। देखो हंटर्स एंड गैदरर्स बेसिकली एक जो इंसान रहे हैं ना, इंसान हमेशा एक ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद किया है हमने। इंस्टेड कि हम अलग अलग रहें, हम हमेशा ग्रुप में स्टिक करके रहें और एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ क्या होता है, हमें सिक्योरिटी रहती है। क्योंकि देखो अगर जनरल सेंस में देखोगे, हम नेचर में कोई भी ऐसा टैलेंट नहीं होल्ड करते जो हमें नेचर में आउटस्टैंड करवा सके। ना हम तेज भाग सकते हैं, ना हम पेड़ चढ़ सकते हैं, ना हमारे कोई तेज दांत है जो किसी को, किसी जानवर की स्किन को उखाड़ सके, कुछ भी नहीं है। तो हम तो बहुत आराम से हंट हो सकते हैं अगर हम नेचर में जाएं। बस भगवान ने हमें एक चीज दी, वो था हमारा दिमाग। इसी दिमाग से हमने सबसे पहले ये चीज रियलाइज की कि अगर हम एक साथ रहेंगे हमें मारना मुश्किल है, हम एक साथ लड़ेंगे तो हमें मारना मुश्किल है। इसीलिए हम एक सोसाइटी का कंसेप्ट बहुत अर्ली शुरू हो गया था। सोसाइटी तो चलो नहीं, पर ग्रुप में रहने का कंसेप्ट बहुत जल्दी शुरू हो गया था। इसीलिए आज भी अगर कई इंसान को कहता है ना कि मुझे अकेला रहना पसंद है, उसे कई बार इसीलिए साइकोलॉजिकल चीजों के लिए रेफर कर दिया जाता है, बिकॉज ये हमारी ट्रेडिशनल टेंडेंसी ही नहीं है कि हम अकेले रह सके। ठीक है, और ज्यादा डिप्रेशन ही हिट करेगा अगर कोई पर्सन अकेला रहने की कोशिश करेगा। हमने जो दिमाग लगाया, हमने पत्थरों से टूल्स बनाने शुरू किए, जिन चीजों को हम यूज कर सकें, खासकर हंटिंग में। ठीक है, हम क्या करते थे, आपके ये सारे ऐसे टूल्स बनाए गए हैं। देखो हम क्या करते थे, एक बड़ा पत्थर लिया, जैसे कोई पत्थर ले लो, ये वाला एरिया ले लो, ये कोई एक बड़ा पत्थर लिया होगा। ठीक है, दूसरे पत्थर से सबसे पहले तो इसके ऊपर मारना शुरू किया होगा। ठीक है, एक पत्थर से ऊपर दूसरे पत्थर को, जिसके कारण ये छोटा छोटा इसका हिस्सा टूटना शुरू हो। जब जो रफली शेप चाहिए, जब उतनी शेप तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है, मतलब आपकी कुछ ऐसी सी शेप बन चुकी है तोड़ तोड़ के ऐसे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब इसे मुझे बिल्कुल स्मूथ करना है। तो मैं क्या करूंगा, उस पत्थर को अब रगड़ना शुरू करूंगा इसके ऊपर, जिसके कारण ये स्मूथ होता जाए। तो बहुत लंबा प्रोसेस था, पर इस तरीके से कर करके हम अलग अलग हथियार बनाने में कामयाब हुए। ठीक है, तो बहुत स्टार्टिंग से लेके ये जो अर्ली टाइम के हथियार हैं, धीरे धीरे इवॉल्व करते करते हम बेहतर हथियार बनाते गए। देखो हम स्टार्टिंग में जो हथियार बनाते थे, हैंड साइज बड़े बड़े टूल्स बना रहे थे, बड़े बड़े आपके हथियार बना रहे थे। ठीक है, अब इन हथियारों में प्रॉब्लम क्या है, ये इतने बड़े हैं, इन्हें कैरी करना अपने आप में मुश्किल है और चलाना मुश्किल है। ठीक है, फायदा है जब आपके हथियार थोड़े से छोटे साइज के हों, इन्हें चलाना आसान होगा। हमारा ये भी एवोल्यूशन हुआ है कि हम बड़े हथियारों से धीरे धीरे छोटे हथियार बनाने लगे, क्योंकि ये चलाने आसान थे। ये जो छोटे हथियार हैं, इन्हें बोला जाता है माइक्रोलिथिक। देखो कभी भी एक चीज याद रखना, लिथ वर्ड कहीं पे भी आए ना, लिथ वर्ड पहले भी मैंने आपको बताया ज्योग्राफी टाइम, इसका मतलब है स्टोन या रॉक से। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे साइज के जो आपके हथियार आए उसे हम माइक्रोलिथिक कहते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोलिथिक हथियार हमने यहाँ पे बनाने शुरू किए धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी एवोल्यूशन हुई है। दूसरी एवोल्यूशन, हमने हंटिंग में भी धीरे धीरे दिमाग लगाया। देखो पहले क्या करते थे, हम बड़े जानवर को मारते थे, क्योंकि इंसानों में क्या था कि अगर खाना मिला है तो हमारी ये पहले सोच होती थी कि रज के खा लो। क्योंकि ऐसा भी होता था कि कई बारी हमें 5-5, 4-4, 5-5 दिन खाना फिर मिलता ही नहीं था। इस कारण हमारा फोकस होता था एक बारी बड़ा जानवर मार लो, पेट भर के खाना मिल जाएगा। पर बड़े जानवर और ये मैमूथ जैसे जानवर जो थे, इन्हें मारना भी तो उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ये इसे मारते मारते हमारे कितने लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो हमें लॉन्ग टर्म में एहसास हुआ कि देखो बड़े जानवरों को मार के कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर हमने धीरे धीरे, हमारी जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई,
हमने स्मॉल एनिमल्स की तरफ फोकस किया, खरगोश हो गया, ऐसे जानवरों की तरफ फोकस किया कि इन्हें मार के खाना शुरू करते हैं। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट देखो, अपर ये जानवर तेज बहुत है, इसका हमारे ब्रेन ने फिर से हमें साथ दिया, हमें ट्रिजेक्ट्री की, या जिसे पैराबोला कहते हैं, उसकी नॉलेज हमें मिली कि अगर मैं यहाँ से तीर कमान मारूंगा वो कहाँ जाके आपकी स्ट्राइक करेगा। इसके कारण हमें, तो यहीं से आपकी बो एंड एरो की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये सारी नॉलेजेस जो हमें नॉलेज मिलती गई, फायर आई, फायर ने हेल्प किया। ठीक है, अब खाना पका के इसके बाद खाने लगे, पहले हम कच्चा मीट ही खाते थे, इंसान हमेशा से मीट खाते आए हैं। तो आज जो वीगन का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल ही मतलब वो ट्रेडिशनली इंसानों के कभी भी जैसे इंसान जीते आए हैं वैसा ट्रेंड वो नहीं है। इसी कारण तो हमारे जो अंदर सेलुलॉइड्स हैं वो कभी डाइजेस्ट, यार कच्चा मांस खाते थे, जब तक आग नहीं आई तब तक तो कच्चा मांस खाते आ रहे थे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम प्रोटीन है वो आपके मीट से ही मिल पाता था। इस कारण तो चार रीजन पर ये लोग ना कभी भी देखो, ये केव्स में रहते थे पर ये ज्यादा टाइम केव्स एक केव में नहीं रहते, ये लगातार मूव करते रहते। तो क्या कारण थे कि इन्हें लगातार मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह? उसके कारण ये है कि देखो, पहली बात तो अगर एक जगह पे ही ये रहेंगे, वहां के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ये खा जाएंगे, फिर तो जमीन बिल्कुल ही बंजर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनके देखो अंदर ग्रुप्स होते थे, जो यंग मेन होते थे ये लोग जाते थे हंटिंग पे, जो वुमेन होती थी उनका काम होता था एक तो टेक केयर का, और दूसरा वो गैदरिंग का काम करती थी, यानी कि जितने भी आपके पेड़ हैं वो सारी जगहों से आपकी गैदरिंग का काम उन्होंने करके लाना है। ठीक है, जितनी भी चीजें आपकी गैदर करने वाली हैं, फ्रूट्स हो गए और चीजें हो गई, वो उन्हें मार्केट से ढूंढ के आते थे, गैदर करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अब इससे आगे जो आपके एनिमल्स थे, एनिमल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, और इसी के कारण हंटर्स को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। इसके अलावा जो आपके प्लांट और ट्रीज थे, उनके ऊपर जितने भी आपके फ्रूट्स उगते थे, कुछ भी उगता था, वो भी सीजन के वाइज उगेगा। तो अगर सीजन चेंज हो रहा है, किस जगह पे अब फ्रूट नहीं है, तो आगे मूव करेंगे किसी और जगह पे, कोई सीजन आ रहा है, कोई नए प्लांट मतलब किसी और जगह पे जो प्लांट्स हैं वहां पे आपके शायद फ्रूट्स लगने शुरू हो जाए। और तीसरी चीज वाटर, अगर कहीं पे भी सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता, देखो इन्होंने जो केव्स भी होती थी ना, ये नदियों के आसपास रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे पानी कैरी करने का कोई साधन नहीं होता था। तो बस इतना को कि चल के जाके पानी पी के वापस आ सके। ठीक है, नहीं थोड़ी सी दूरी पे बस चल के बस पानी आ जाए। ठीक है, पर अगर वहां पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट पड़ गया, तो उन्हें वहां से मूव आउट करना पड़ेगा, कहीं और जाके अपना सोर्स ऑफ वाटर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पानी इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम खाना खाए बिना बहुत दिन रह सकते हैं, पर पानी पिए बिना बहुत ज्यादा दिन नहीं रह सकते। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हुए एक इनके देखो, धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर ना हमारे ये माना जाता है किसी ना किसी टाइप के कोई ना कोई बिलीफ और फेथ आने लगा था। कोई प्रॉपर रिलीजन नहीं डेवलप हुआ होगा, क्योंकि रिलीजन के कोई ऐसा सबूत नहीं मिलते, पर हाँ कोई बिलीफ फेथ इनके जरूर थे। खासकर आफ्टर लाइफ में शायद इन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि मौत के बाद भी कोई जिंदगी है। ठीक है, तो ये आफ्टर लाइफ भूत प्रेतों में ये यकीन बहुत जल्दी करने लग गए थे। इसी कारण इन्होंने ऐसे, ये मेगालिथिक होते हैं, मेगालिथिक क्या होता है, यहाँ से ना जमीन के अंदर खड्डा करके नीचे लोगों को दफनाने लगे थे। देखो बरियल की जो प्रैक्टिस है, आज भी हमारे रिलीजन में ना कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हमारे रिलीजन को डिटरमाइन करती हैं। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि डेथ के बाद बॉडी के साथ क्या होता है। हर रिलीजन, कोई भी आप रिलीजन फॉलो करते हो, आप जानते होगे आपके रिलीजन में कोई ना कोई डेथ की कोई ना कोई सेरेमनी होती है। शायद उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है, शायद उन्हें जमीन के नीचे दफनाया जाता है, शायद पानी में बहा दिया जाता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, कोई ना कोई पर प्रैक्टिस की जा रही है। ये सारी रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, तो कोई ना कोई बिलीफ फेथ होगा इनका। ठीक है, इसीलिए इन्होंने लोगों को दफनाना शुरू किया। पहले क्या होता था, पहले लोग अगर हंटिंग में मर गए उन्हें वहीं जंगल में छोड़ आते थे, कोई जानवर आके खा जाएगा बस खत्म हो जाएगा। पर जब इन्होंने दफनाना शुरू किया है, इससे पता चलता है
कहीं ना कहीं में कोई ना कोई विश्वास, फेथ, ये सब कुछ बनने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये दफनाते थे, आफ्टर लाइफ में हमें क्यों विश्वास लगता है कि आफ्टर लाइफ में होंगे, क्योंकि इसके साथ ये कोई ना कोई, जैसे जो पॉट्स ये बनाते थे, जो आपके पॉट बनाए उसके अंदर इन्होंने सामान उनके लिए छोड़ना, खाना छोड़ना, सब कुछ, उस पर्सन की जो बिलोंगिंग्स होती थी, उसके कोई टूल वेपन जो थे, ठीक है, अगर हॉर्स थे उसके पास, वो सब कुछ यहाँ जमीन के नीचे दफना देना और फिर इसे ढक देना। ठीक है, और कई जगहों पे हमें इसके भी सबूत मिले हैं क्योंकि देखो, अब ये हमेशा मार्क रहे कि कहाँ पे कोई पर्सन दफनाया हुआ है, इसी कारण ये ऊपर ना ऐसे एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते थे। देखो ये कैसे खड़े किए गए हैं ना, एक टाइम पे यही एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, ये कैसे खड़े किए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही भारी पत्थर है। उस टाइम पे कौन सा क्रेन होती थी, तो इन लोगों ने किस तरीके से ये पत्थरों को उठा के ऐसे ऊपर को रख दिया है, वो आज भी एक्चुअली हैरान करने वाली बात है, पता नहीं ये कैसे कर रहे थे। ठीक है, पर स्टिल ऐसे इन्होंने स्ट्रक्चर खड़े किए थे, यहाँ से स्टेयर्स जाती होती थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी ढका होता था, पर जैसे ही इसे अनकवर किया जाएगा, यहाँ पे स्टेयर्स जाएंगी, नीचे पर्सन दफनाया होगा। ये इसलिए मार्क किया जाए कि कहाँ पे कोई पर्सन ऑलरेडी दफनाया जा चुका है। अब होता क्या था, लेट्स सपोज कल कोई और पर्सन इसी परिवार का मर गया, अगर वो पर्सन चाहता है कि सेम उसके फैमिली मेंबर के साथ ही उसे दफना दिया जाए, तो इस जगह को फिर से खोद के यहाँ से इससे नेक्स्ट कबर, इससे अगली कबर बिल्कुल साथ में ही उस पर्सन की बना दी जाती थी। ठीक है, तो कई जगहों पे हमें ये भी सबूत मिले कि एक परिवार के लोग एक ही जगह पे दफनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमें इसके सबूत मिले हैं। तो उसके साथ मतलब अलग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाएगा थोड़ा सा दूरी पे, पर उसके बिल्कुल साथ में। ठीक है, तो ऐसे भी हमें सबूत मिले हैं। इन्हें कहते हैं मेगालिथिक, इसीलिए एक बहुत बहुत बड़ा पत्थर, क्योंकि ऊपर कवर कर रहा है मेगा, और लिथिक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया स्टोन, तो बहुत बड़ा पत्थर मेगालिथिक। अब इससे अगले चैप्टर की तरफ चलते हुए, अगला चैप्टर है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई इसका हमें नहीं पता अभी, कि ये लोग कहाँ से आए थे या ये इंडिया के ही अपने थे, इसके कोई अभी फिक्स चीजें नहीं है। मतलब हम मोस्टली मानते हैं कि इंडिजिनियस ही थे, इंडिया के ही थे, पर कुछ सबूत कहते हैं कि शायद ये लोग बाहर से आए थे, पर अभी कोई कंफर्म नहीं है। अब ये जो इंडस वैली के लोग थे, इनकी सिविलाइजेशन आज के टाइम से ऑलमोस्ट 4000 साल तो कम से कम पुरानी है। पर ये 4000 साल पहले क्यों हैरान करने वाली ये सिविलाइजेशन है, क्योंकि दुनिया में ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो अर्बन थी, शहर बना के बैठे हुए थे ये लोग उस जमाने में। ऐसी फैसिलिटीज जो आज भी हमारे कई शहरों में नहीं होती, ये उस टाइम पे बना के बैठे हुए थे। तो ऐसे क्या थे, देखो सबसे पहले ये कौन से एरिया में थे आपके, ये ज्यादातर शहर, इंडस नाम ही इससे आया है, इंडस और इंडस के ट्रिब्यूटरीज के आसपास इन्होंने अपने शहर बनाए हैं। और दूसरी चीज, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इन्होंने अपने शहर बनाए। नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि आज का एक तो पाकिस्तान हो गया, वो भी इंडिया का ही सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, और उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का नीचे का थोड़ा एरिया, और नीचे गुजरात, ये सारी जगहों तक ये फैले हुए इनके हमें सबूत मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, अब इनके जो बाकी, ऐसा नहीं था कि बाकी जगहों पे लोग नहीं रहते थे, अफगानिस्तान पे भी, मतलब इंडस वैली के नहीं थे पर और मतलब सिविलाइजेशंस, अफगानिस्तान में भी लोग रहते थे। इस साइड पे सुमेरिया, जो आज इराक का इलाका है, वहां पे सुमेरिया की सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, ये सारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी और इनके साथ इनके ट्रेड रिलेशंस थे। ट्रेड ये लैंड से भी करते, सामान लाते ले जाते थे। दूसरा, जैसे ये आपका सुख्ता जिंदर और आपका लोथल जैसी जो जगहें हैं, या ये पोर्ट शहर से, यहाँ से समुंदर से भी सामान जाता था, आपस में ये नदियों से भी सामान आगे पीछे मूव करते थे, क्योंकि सारे शहर इंडस वैली इंडस रिवर्स के आसपास ही बेस थे। तो नदियों के अंदर से व्यापार हो रहा था, समुंदर से भी हो रहा था, और लैंड से भी हो रहा था। ठीक है, तो डेवलपमेंट की यही होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी ज्यादा है और शहरों के अंदर फैसिलिटीज कैसी मिल रही हैं। तो ये सारे के सारा मैप आपके इनके शहरों का है, आपको ये सारे नाम और कौन सी रिवर के साथ साथ है ये आपको याद रखना है। जैसे हड़प्पा रावी नदी के ऊपर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे पढ़ते रहना। मोहनजोदारो इंडस मेन रिवर के ऊपर ही आ गया। ठीक है,
अब मोहिंजोदारो और हड़प्पा जो शहर है, ये दोनों खासकर इंपॉर्टेंस के हैं हमारे। देखो, अगर मैं हड़प्पा की बात करूं, सबसे पहले हमें सबसे पहले एक्चुअली मिला ही हड़प्पा शहर था। ये बाई चांस मिल गया था। ब्रिटिश रेलवे के लिए खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते वहां पे ईंटें बनाने, मतलब साथ साथ, क्योंकि रेलवे के स्ट्रक्चर बनाने के लिए ईंटें चाहिए थी। खुदाई करते करते, मिट्टी की खुदाई करते हुए सडनली जमीन के नीचे से ईंटें मिलने लगी। वो ईंटों को जब परखा गया, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ से ईंटें निकालनी भी शुरू कर ली। वहां से तो एक और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट पास कर रहे थे, उन्होंने देखा ये ईंटें कहाँ से लेके आ रहे हैं। वहां पे पता चला तो पूरा शहर दफनाया हुआ था, तो उसे रोका गया जितनी ईंटें निकाली जा रही थी, और इस शहर के ऊपर विचार करना शुरू किया। इसलिए कई जगहों पे इसे हरप्पन वैली सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, पर मेन नाम इसका इंडस वैली पड़ेगा, क्योंकि हरप्पा सिर्फ एक शहर था। ठीक है, और ये जो नाम है, ये नाम हमने दिए हैं, ठीक है, और आज के जमाने के नाम है ये। इन शहरों को क्या कहते थे हमें नहीं पता। देखो, इनके टाइम तक लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, इवन राइटिंग डेवलप हो चुकी थी, पर जो इनकी राइटिंग है वो ना डिसाइफर नहीं हुई है अब तक। यानी कि ये क्या लिख रहे थे आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और जब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे तो एक्चुअली हमें पता नहीं है कि ये लिख क्या रहे थे, इनका शहरों का नाम क्या था। तो हमने जितनी भी स्टडी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है ना, वो सारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, कि हमने जो देखा, हमने वही चीजें अपनी सारे रिकॉर्ड्स में लिखी हैं। ठीक है, अब ये जितनी भी आपकी सिविलाइजेशन, मतलब अब मैं जो आपको बता रहा था, देखो हमें एक जो चीज लगती है ना सारी ऑब्जर्वेशन से, हरप्पा और मोहिंजोदारो ये इनके सबसे दो मेन शहर रहे होंगे। और हमारा ये भी मानना है कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी, इसकी ट्विन कैपिटल्स थी, इसकी दो कैपिटल शहर थे, वो यही थे, हरप्पा और मोहिंजोदारो। ठीक है, हरप्पा और मोहिंजोदारो यही इसके सबसे मेन शहर रहे होंगे, ट्विन कैपिटल्स यही थी। ठीक है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की इन जनरल बात की जाए, देखो जैसे मैंने आपको बताया ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन ये ज्यादातर नदियों के बिल्कुल साथ में बने हुए थे। ठीक है, तो ये मैप को देखोगे तो ये बिल्कुल साथ में आपका नदियां निकलती थी। इसके अलावा देखो, शहर ना दो हिस्सों में बटा होता था। एक होता था आपका वेस्टर्न हिस्सा, और एक होता था आपका ईस्टर्न हिस्सा। ठीक है, एक वेस्टर्न साइड होगी, एक ईस्टर्न साइड होगी। वेस्टर्न साइड थोड़ी सी आसपास के एरिया से ऊपर लोकेटेड थी। ठीक है, ये नीचे था, ये ऊपर लोकेटेड था। वेस्टर्न साइड को कहते थे सिटेडल। ठीक है, सिटेडल ये आपके वेस्टर्न साइड भी होता था। ईस्टर्न साइड पे आपका लोगों के रहने के लिए शहर था सारा। ठीक है, अब ये जो लोगों के रहने वाला शहर था, यहाँ पे आपकी मार्केट्स भी यही थी, और आपके लोगों के रेजिडेंसेस भी यहाँ थे। ठीक है, अब ये जो आपका सिटेडल था, ये बहुत ही छोटा था इसके कंपैरिजन में। और ये माना जाता है कि ये जो सिटेडल होगा, ये मेनली आपके एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग्स होंगी, या कोई और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ही यहाँ पे रही होंगी। ठीक है, जैसे मोहिंजोदारो की ही बात की जाए, यहाँ पे हमें सबूत मिले हैं सिटेडल में ग्रीनरीज के। यानी कि यहाँ पे आपके जो एग्रीकल्चर से वीट जैसे प्रोड्यूस की जाती थी, बार्ले, मिलेट से जितनी भी क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा रही थी, वो सारी यहाँ पे स्टोर करके रख रहे थे। इससे दो चीजों के बारे में हमें पता चलता है। एक तो जो इनकी सरकार थी, वो इस चीज की प्लानिंग करके बैठी थी कि देखो जिस साल फसल अच्छी नहीं हुई, हमारी पॉपुलेशन भूखी ना मरे। दूसरी चीज इससे ये पता चलता है कि हमारा एग्रीकल्चर जो था वो सरप्लस था, हम जितना उगा रहे थे उतना कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास एक्स्ट्रा था। इसी कारण तो हम बचा के रख पा रहे हैं। अगर जितना उग रहा है उतना ही लोग खाई जा रहे हैं, तो हम ऐसी एक एज पे पहुंच गए थे जहां पे हम एग्रीकल्चरली सफिशिएंट हो चुके थे। हम जितना उगा रहे थे उतना हम खा भी, मतलब उससे ज्यादा उगा रहे थे जितना हम खा रहे थे। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपका अपर एरिया था, सिटाडेल का एरिया था, इसके ना आसपास दीवारें बनी हुई हैं। तो ये इसलिए भी माना जाता है ये इंपॉर्टेंट एरिया होगा, तभी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये सारे स्टेप उठाए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब कुछ था। अब ये जो आपके इंडस वैली के शहर थे, यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो पहला फीचर अर्बन शहरों का है, ये है कि यहाँ पे जो सड़कें थी ना, सारी सड़कें, इवन अंदर जो सड़कें थी, सारे के सारे शहर की सड़कें एक दूसरे से आके 90 डिग्री पे मिलती थी।
तो आज बहुत सारे यानी कि 90 डिग्री पे इन्होंने सीधी सीधी सड़कें बनाई, तो इन्हें एंगल्स की भी नॉलेज होगी, और बिल्कुल शहरों को सेक्टर्स की तरह बराबर में बांटा हुआ था, ठीक है, अलग अलग हिस्सों को बांटा हुआ था प्रॉपरली। उसके बाद अगला फीचर कि इनके जितने भी घर थे, किसी भी घर की, अब ये सारी मेन रोड होगी, किसी की भी घर की एंट्री ना मेन रोड की तरफ नहीं होती थी, सबको बैक लगती थी, ताकि कोई भी घर का पर्सन डायरेक्टली मेन रोड की तरफ ना आ जाए, उनकी हमेशा बैक लगती थी, किसी ने भी जाना यहाँ से अंदर जाके उस घर को एक्सेस करना पड़ता था, ठीक है। इस तरीके से ये सारी की सारी जगहें काम करती थी। अब इसके अलावा आपके इससे बड़ा फीचर जो आज भी हमारे कई शहरों पे मिसिंग है, वो है कि ये सारे शहरों के अंदर ना सीवेज सिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ था, जो बहुत ही एक एडवांस फीचर है। देखो सीवेज आज भी हमारे कई शहरों में प्रॉपरली नहीं बना हुआ। ये इनका सीवेज सिस्टम क्या था, इनके सीवेज सिस्टम में हर घर से सीवेज कलेक्ट होता था, हर घर के अंदर टॉयलेट थे, वहां से सीवेज कलेक्ट होके सारे रेजिडेंसेस के सीवेज कलेक्ट होके एक सीवेज में जाता था, वो सारा का सारा सीवेज एक मेन सीवेज में जाके गिरेगा। ये मेन सीवेज ये सारा का सारा म्यूनिसिपल वेस्ट जाके ये नदियों में जाके गिर देता था। और ये जितना भी सीवेज था, जो अगला फीचर है, जहाँ कई जगहों पे हमारे शहरों में सीवेज बने भी हुए हैं, वहां पे आपको हाल पता ही होगा कि स्मेल कितनी बुरी आती है, क्योंकि खुले पड़े हुए हैं वो। इन्हें पता था इसके कारण बीमारियां भी फैलती हैं, स्मेल भी फैलती है, ये सब कुछ इन्होंने सारा सीवेज ढक के रखा हुआ था। सीवेज हमेशा जब भी बनाया जाता, आसपास इन्होंने जितने भी अपने स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, ये सारे के सारे अपने स्ट्रक्चर बर्न्ड ब्रिक्स पक्की ईंटों से ये सारा स्ट्रक्चर बनाते थे ये, ठीक है। इवन घर जो है पक्की ईंटों से बने हुए हैं, तो कुछ भी कच्चे घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रॉपर शहरों जैसे शहर बना के रखे हुए थे इन्होंने आज से 4000 साल पहले। कैसे बना लिए, यही सारी चीजें हैरान करती हैं, ठीक है। तो पक्की ईंटों से सारा स्ट्रक्चर बना के इसे ऊपर किसी स्टोन स्लैब से कवर करके रखा होता था, ठीक है, स्टोन स्लैब से इसे कवर कर देते थे, तो मोटार लगा के बंद भी कर देते थे, इस तरीके से कवर्ड रहता था। और क्योंकि इन्हें पता है साफ सफाई करनी जरूरी है, इन्होंने जगह जगह पे मैन होल के लिए जगह भी छोड़ी हुई थी, तो गटर भी बना के रखे थे जहां पे खोल के उसे साफ किया जा सके, ठीक है। ऑब्वियसली इनके पास कोई ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होते थे, तो ये डायरेक्टली सारा जितना भी गंद है उसे नदियों में फेंक देते थे। देखो ऐसा नहीं होता कि नदियों में गंद फेंकना हमेशा ही बुरा रहता है और पोल्यूशन ही करेगा। एक ना नेचर की होती है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है कि एक लिमिट तक आपके अगर आप गंद फेंकोगे ना नेचर के अंदर, नेचर उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, खत्म कर देती है। एक हद के बाद वो गंद एक्चुअली पोल्यूशन बनने लगता है। इस टाइम पे हमारी आबादी इतनी नहीं होती थी कि एक्चुअली नदियां गंदी होने लगे, वो जितना वेस्ट फेंका जाता था नदियों से प्रोसेस करके डीकम्पोज करके खत्म भी कर देती थी, तो पानी हमेशा साफ ही रहता था। ये नदियों से हमने इसके बाद कनेक्शन देके आसपास हमने खेत बनाए हुए थे, खेतों को हमने इरिगेशन भी यहीं से प्रोवाइड की हुई थी, ताकि अगर बारिश ना भी प्रॉपर आए, हम हमेशा नदियों से पानी निकाल के अपने खेतों को दे सके। तो बहुत ही अच्छा इसी कारण हमारा एग्रीकल्चर निकल पाया है, क्योंकि हमने इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी प्रोवाइड की, ठीक है। हम इकोनॉमी में साथ में सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर, अगर आपने उसकी वीडियो पहले नहीं देखी, इसके ये पहले देख रहे हो, तो उसमें आप पढ़ोगे कि इरिगेशन ब्रिटिश के आने से पहले जो इंडिया था उसमें भी मिसिंग था, ठीक है, पर यहाँ पे इंडिया में इरिगेशन की हमने सोच रखी हुई थी। तो बहुत सारी चीजें लॉन्ग टर्म में दान कर देने वाली सिविलाइजेशन है कि इतने साल पहले अगर इतनी मॉडर्न शहर बनाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हम इसे क्यों मेंटेन नहीं कर पाए, ऐसा क्या हुआ कि हमारे शहरों का, इन शहरों का डिक्लाइन आ गया, वो सब कुछ भी कारण भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी की अगर बात करूं, देखो इन्होंने वेट्स के स्टैंडर्ड और वेट और मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करके रखा था। ये कैसा, मतलब ये क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो आज हम जब कहते हैं कि 1 kg की कोई भी सामान दे दो, अब 1 kg है क्या, किस चीज को आप कहोगे, और क्या केजी अलग अलग चीजों का केजी अलग अलग हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि सरकार ने केजी को फिक्स किया हुआ है कि केजी का मतलब क्या होगा, किसके वेट के बराबर 1 kg तोलना है, ये सब कुछ फिक्स किया होता है।
ये जो चीजें हैं जो आपके ऐसे मेजरमेंट में की जाती हैं, इन्हें कहते हैं स्टैंडर्डाइज करना। ये आज मॉडर्न सिविलाइजेशंस की निशानी है। तो बहुत ही प्रॉपर इनकी गवर्नमेंट चल रही थी, जिसने सारी चीजें आपकी स्टैंडर्डाइज करके रखी थी, शहरों को मेंटेन किया जाता था। ये अगर सीवेज रखा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई म्यूनिसिपैलिटी भी एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि वही तो ये सारी चीजों को साफ करेंगे, गलियों को साफ करेंगे, सब कुछ। तो उन्होंने भी अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ करके रखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें इनके टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। अब एक जो बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप को क्यों मेंटेन नहीं कर पाई होगी, वो है कि इनके पास ना एक चीज की नॉलेज नहीं थी, वो है आयरन। आयरन की नॉलेज इनके पास नहीं थी। अब लोहे की नॉलेज ना होने कारण ये कभी भी ना अच्छे टूल्स बना पाए होंगे और ना ही कभी वेपन्स बना पाए होंगे। हमें वेपन्स के एक्स जैसी चीजें, स्पीयर जैसी, भाले जैसी चीजें, पर ये चीजें हंटिंग में भी यूज हो सकती हैं। हमें कहीं पे भी कोई तलवार नहीं मिली, कोई ढाल नहीं मिली। इस चीजों से हमें लगता है कि ये सिविलाइजेशन एक तो पीसफुल, ये लड़ाइयों में ज्यादा शामिल नहीं रहे होंगे, और क्योंकि ये चीजें बनाने के लिए आपके लोहे की नॉलेज चाहिए, इन्हें लोहे की कोई नॉलेज नहीं थी। इनका जो सबसे प्राइमरी मेटल था वो कॉपर था। इन्हें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टिन और ब्रोंज, इन सारी चीजों की नॉलेज थी। इन्हें आयरन की नॉलेज नहीं थी। ये सारी चीजों के कारण इन्होंने कभी भी, मतलब ये आयरन के, सॉरी ब्रोंज नहीं था, ठीक है, ये कभी भी प्रॉपर हथियार नहीं बना पाए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो कभी भी हथियार प्रॉपर नहीं बना पाए। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर कुछ ऐसे दिखते थे, लोगों का अपना खुद का घर भी होते थे। ठीक है, जो घर थे, घर भी पक्की ईंटों से बने होते थे। प्राइवेसी के लिए कभी भी खिड़कियां बाहर वाली साइड को नहीं होती थी। ठीक है, घरों के अंदर अपने खुद के वरांडाज होते थे। अगर ये मेरा आगे पूरा प्लॉट, ये तो ड्राइंग बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से बीच में वरांडा होता था, वरांडे की साइड ओपनिंग होती थी, बाहर को विंडोज नहीं होती थी। लोगों के घर एक मंजिली भी रहे हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर भी होता था, कई घरों में आपके दो फ्लोर, यहाँ बना नहीं हुआ पर कईयों के दो फ्लोर भी होते थे। पर उन दो फ्लोरों फ्लोर को यूज करने के लिए जो सीढ़ियां होती थी ना, वो लक्कड़ से बनाई हुई थी। वो अंदर से नहीं जाती, वो लक्कड़ से बनी हुई थी। ठीक है, उसका मेन कारण शायद इन्होंने जगह बचाने के लिए और सब कुछ करने के लिए इन्होंने ये ऐसी सीढ़ियां बनाई होंगी। ठीक है, अब देखो जब ये ट्रेड करते थे, अब ट्रेड का अगला एस्पेक्ट बताऊं आपको। ये जो ट्रेड करते थे, ट्रेडर्स जो थे, अपने एक तरह से ब्रांडिंग करने के लिए कि हाँ मुझसे सामान आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो ना सील्स यूज करते थे, स्टैंप लगाते थे अपनी चीजों के ऊपर। ठीक है, अब ये जो सील होता था, ये बहुत सारी और भी नॉलेजेस देते हैं। देखो ये जो स्टील थे, ज्यादातर एक तो ये स्क्वायर शेप के थे। कभी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी शेप सबसे कॉमन थी, यहाँ पे ज्यादातर देखोगे स्क्वायर शेप के थे। उसके बाद ये एक स्पेशल पत्थर से बनते थे आपके, सॉरी सर्ट का पत्थर यहाँ नहीं यूज होता था, स्टेटाइट के पत्थर से ही बनते थे। ठीक है, तो स्टेटाइट के पत्थर से ये बनाई जाती थी, इनके ऊपर आपकी कार्विंग की जाती थी। ये ड्राइंग पर्पस, आर्टिस्टिक पर्पस के लिए नहीं होता था, पर बल्कि कौन सा व्यापारी है उसकी अपनी निशानी के लिए होता था कि ये सामान मैंने बेचा। ठीक है, इस तरीके से बाकी बहुत सारे हमें सबूत मिले हैं। देखो ये जैसे ग्रीनरीज मैंने आपको बताया, ऐसे हमें ग्रीनरीज अलग अलग ऐसे गोदाम के सबूत मिले हैं। उसके बाद मोहिंजोदारो में एक ऐसे ना हमें ग्रेट बाथ मिला है, ये ग्रेट बाथ, इसे हमने नाम दिया ग्रेट बाथ। ये ना एक स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके दोनों साइड पे स्टेयर्स हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, यहाँ पे आसपास रूम्स के सबूत हैं कि ये ना वुमेन की प्राइवेसी के लिए यहाँ साइड पे रूम बनाए जाते होंगे, रूम बनाए होंगे। ठीक है, और इसके जो सबूत हैं, देखो इसका यूज क्या करते थे, इसका यूज क्लियर नहीं है। शायद कोई रिलीजियस, कोई सेरेमनी बात के लिए यूज होता था, या वैसे ही लेजर एक्टिविटी के लिए कभी ना कभी भर लेते थे। इसके पास में ही इसका कुआं था, कुएं से पानी भरते होते थे इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर ड्रेनेज का सिस्टम भी था, यहाँ से ड्रेन भी कर देते थे पानी को। तो बहुत ही एडवांस लेवल की इन्होंने चीजें बनाई थी। और उसके बाद अलावा पानी कभी लीक ना हो, ये सारी टाइलों को फिट करके मोर्टार से इन सबको जोड़ दिया गया था। जब आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी की जिस जो भी आप पढ़ रहे हो उसे पढ़ोगे, उसके अंदर ये सारी चीजें
डिटेल में लिखी हैं, हमारे जिसके अंदर तो हमने 100 भी आपके लिख दी है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बेसिक आउटलुक अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो पॉलिटी में इतने सारे शहर और अर्बन शहर बनाने का एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कंक्लूजन हमने ये निकाला कि कोई ना कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रही होगी, जो इन सबको ऑर्डर पास कर रही होगी कि अपने शहरों में क्या बनाना है, क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कैसे बनाना है, वो सब कुछ। एक हमें ना मूर्ति मिली है जिसे हम कहते हैं कि मूर्ति या तो किसी प्रीस्ट की होगी, मोहनजोदारो में मिली है, या वो किंग होगा, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उसने एक साइड से अपने ऊपर गाउन लपेटा हुआ है, ठीक है, मतलब कपड़ा लपेटा हुआ है, उस कपड़े के ऊपर काफी ज्यादा इंग्रेविंग है, ठीक है, हाफ आई क्लोज हैं, तो उसे एक फिलोसोफर किंग का या तो नाम दिया जाता है, या कोई बहुत फेमस प्रीस्ट रहा होगा, ठीक है, तभी उसकी मूर्तियां बन रही थी। पीसफुल सिविलाइजेशन रही है ज्यादातर, क्योंकि वेपन्स हमें इन प्रॉपर नहीं मिले, पर अगर आपको कोई पेपर में आता है कि कोई वेपन नहीं मिले, वो गलत होगा, क्योंकि एक्स किसी भी तरीके से तुम यूज कर सकते हो, ये तो हमारे ऊपर है ना। ठीक है, चाहे वो कॉपर का बना हुआ एक्स किसी ज्यादा काम का नहीं है, पर अब अगर आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो काम तो इसी से चलाओगे ना फिर। वैसे ही इकोनॉमी की बात करें, देखो एग्रीकल्चर इनका सबसे मेन प्रोफेशन था, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था, इरिगेशन फैसिलिटी बन चुकी थी, ट्रेड ये करते थे लैंड से, सी से, रिवर से। बार्टर सिस्टम इनका सबसे कॉमन सिस्टम था ट्रेड का। अब देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की जो ऑफिशियल डेफिनेशन अगर कोई पेपर में भी लिखनी हो, इसे कहते हैं को इंसिडेंस ऑफ डिमांड। अब ये को इंसिडेंस ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? को इंसिडेंस ऑफ डिमांड का मतलब है कि बाई चांस को इंसिडेंस हो रहा है। इसका क्या मतलब है? देखो बार्टर सिस्टम है ना, पैसा नहीं एक्सचेंज होता। आप ए बी सी डी ऐसे अलग अलग लोग हैं, देखो आप ए थे, आपके पास वीट थी बहुत क्वांटिटी में, पर आपको चाहिए राइस, आपको पता चलता है बी के पास राइस है। आप बी के पास जाते हैं, बी को कहते हैं मुझसे वीट ले लो, मुझे राइस दे दो। बी कहता है मेरे पास वीट भी ऑलरेडी है, मुझे वीट चाहिए नहीं, मुझे तो लेदर चाहिए। तो चलो आप कहते हैं चलो मैं लेदर लेके आता हूँ। आप सी के पास जाते हैं जो लेदर बेचता था, सी को कहते हैं मुझसे वीट ले लो, मुझे लेदर दे दो। वो कहता है वीट मेरे पास भी है, मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे तो लक्कड़ चाहिए। ठीक है, आप लक्कड़ वाले के पास जाते हो, फिर आगे जाते हो, कितना घूमना पड़ता अल्टीमेटली आपको एक सामान लेने के लिए। तो राइस चाहिए था ना, पर सारा दिन तो हम यही करते रहते, फिर जिस बंदे को जो चाहिए वो ढूंढ के लाओ। अब ये सारी चीजों के कारण हमने धीरे धीरे करेंसी इन्वेंट की, पर इससे पहले बार्टर सिस्टम एक्सचेंज ही होता था। तुम मुझसे कुछ ले लो, मैं तुमसे कुछ ले लूंगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी एग्जिस्टेंस में इनके टाइम पे थे, पर उनका यूज कम था, ज्यादातर बार्टर सिस्टम से काम चलता था। आयरन की कोई नॉलेज इन्हें नहीं थी। गोल्ड सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स देखो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नहीं मिलते, ये बाहर से अफगानिस्तान, नीचे कर्नाटका से, सारी जगहों से मंगाए जाते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और बीड्स, मालाओं जैसी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। सोसाइटी में फैशनेबल ये सोसाइटी थी, गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज ये करते थे एंटरटेनमेंट के लिए। फैशनेबल में अगर आपको बताऊं, लड़के और लड़कियां दोनों फैशन करते थे। लड़कियों में कॉस्मेटिक्स, जो मेकअप है, वो सब कुछ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करता था। तो इतने साल पहले ये मेकअप भी बना के बैठ गए, थिंग्स हो गए, नेकलेस हो गए, दोनों मेल और फीमेल दोनों पहनते थे। ठीक है, तो काफी फैशनेबल सोसाइटी मानी जाती है, जो अपने आप को बहुत अच्छे से ड्रेसअप करती थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप का रिलीजन जरूर रहा होगा। कोई हमें टेम्पल नहीं मिले हैं, कोई मंदिरों के कोई सबूत नहीं मिले हैं, पर कोई ना कोई रिलीजन रहा होगा। क्योंकि हमें ना जैसे एक सील मिली है जिसे हम कहते हैं पशुपति सील। पशुपति सील ये भी एक किसी ट्रेडर की होगी, पर इसके सेंटर में ये कोई भगवान है, इसे इन्हें प्रोटो शिवा भी बोला जाता है, शिवा का रूप। इसके अंदर आपके इनके तीन मुंह बनाए गए हैं, तीन साइड पे, ऊपर एक थ्रोन पहना हुआ है, एक योगिक पोस्चर में ये बैठे हुए हैं। ठीक है, अपनी गद्दी के ऊपर, गद्दी के नीचे दो आपके डियर हैं। ठीक है, ये दो डियर हैं दोनों साइड पे। एक साइड पे ये रहा टाइगर,
ये आपका एलिफेंट, ये आपका बफलो, और ये आपका राइनो, एक सिंगल हॉर्न वाला राइनो। देखो ये क्यों सिग्निफिकेंट है, जिस एरिया में ये रहते थे ना, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में, आज ना यहाँ पे हाथी मिलते हैं, ना यहाँ पे टाइगर मिलते हैं, ना यहाँ पे राइनो मिलते हैं। ये तीनों यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई, टेम्परेचर चेंज हुआ, पानी चेंज हुआ, ग्रासेस चेंज हो गए हैं। इस कारण अब ये तीनों जानवर यहाँ पे नहीं पाए जाते। पर किसी जमाने में, एक तो हमें उस जमाने की नॉलेज मिलती है कि यहाँ पे इस जमाने में इन्होंने देखे होंगे तभी तो इन्होंने बनाए होंगे, पर ये कभी इस एरिया से बियॉन्ड नहीं गए थे। ये एरिया क्यों इनके लिए रिस्ट्रिक्शन बनी हुई थी? देखो ये जो यमुना वाला एरिया है ना, इसके बाद आपके बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड एरिया था इंडिया का, जो आज यूपी बिहार ये सारा एरिया आ गया। ये बहुत ही घना जंगल था यहाँ पे, जंगल काटने के लिए से ही बन सकता है। इस कारण ये इस एरिया में रहते थे जो सेमी एरिड है, हमेशा से एरिड। सेमी एरिड का मतलब है कि आपका यहाँ पे जंगल नहीं रहे हैं कभी भी, ग्रासलैंड्स रहे हैं और खुला मैदान, खुले मैदान रहे हैं आपके यहाँ पे। इस तरीके से ये सारा एरिया एग्जिस्टेंस में रहा है आपका। ठीक है, तो ये सील भी याद रखना, इसके कौन सी साइड, पशुपति के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कौन से जानवर हैं, या आपको कभी मतलब मूर्ति के उस साइड से देखोगे तो ये ऑब्वियसली राइट साइड पड़ेगी, ये लेफ्ट साइड पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कभी पेपर में पूछा जाए कौन से जानवर हैं वहां पे पशुपति सील में, ये सब कुछ आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके ट्रेड रिलेशन दूर दूर तक, ये आपके यहाँ पे सुमेरिया ये सारा एरिया था, आगे आपके मेसोपोटामिया, ये सारा इजिप्ट का एरिया, सॉरी, ठीक है, मेसोपोटामिया का एरिया, ये सारी जगहों से इनके रिश्ते बने रहे थे। ठीक है, ये था आपका ये सारा का सारा लेक्चर। अगले लेक्चर में इंडस वाली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुई, एक तो उस एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, और उसके बाद वैदिक एज की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे क्विक फैक्ट रिव्यू कर रहे हैं हम सारी चीज़ों का, एंशियंट हिस्ट्री के सब्जेक्ट में और डिटेल से फिर जाके पढ़ेंगे जब सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू, सी यू।